नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पहले दिन के खेल पे। जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 2 मैचों की टेस्ट सीरीज ईडन गार्डन कोलकाता टेस्ट मैच का पहले दिन का खेल, जहां पे साउथ अफ्रीका टॉस जीतती है, बैटिंग करने का फैसला करती है। और साउथ अफ्रीका तब यही सोच रही थी कि अब हमने टॉस जीत लिया है। शुरुआती 2 दिन के टेस्ट मैच में पिच रिपोर्ट को देख के यही लग रहा है कि बल्लेबाजी के लिए सरफेस अच्छी होगी। तीसरे दिन जैसे ही खेल की शुरुआत होगी, वहां से गेंद थोड़ी सी घूमनी ज्यादा शुरू हो जाएगी, तो इस कंडीशन का बढ़िया तरीके से फायदा उठाया जाए, पहली पारी में 450-500 रन बनाया जाए। लेकिन वैसा नहीं हो पाया दोस्तों, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का शानदार स्पेल यानी कि भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की वजह से यहां पे टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को आज ऑल आउट कर दिया दोस्तों। यानी कि दक्षिण अफ्रीका आज अपनी पहली पारी में यहां पे 159 रनों के स्कोर पे ऑल आउट हो गए, जिसमें जसप्रीत बुमराह दी गोट, जिन्होंने आज अपने अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेटिंग करियर का 16वां फाइफर ले लिया। वेल डन टॉप स्पेल, क्योंकि महज 27 रन खर्च करके 5 विकेट झटकना, ये आज का जो स्पेल था ना, इस स्पेल को हर एक भारतीय क्रिकेट प्रेमी जरूर याद रखेगा। क्योंकि यह जो फाइफर आया है, ये इंडिया के बाहर नहीं आया है, बल्कि ये कोलकाता में आया है। तो भारतीय सरजमी पे एक फास्ट बॉलर अगर 5 विकेट झटकता है ना, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। क्योंकि इंडिया में हम अक्सर जानते हैं कि स्पिनर्स का ज्यादा बोलबाला होता है। तो जसप्रीत बुमराह ने बहुत शानदार स्पेल डाला। तो चलिए दोस्तों, मैच पे शुरुआत बात करते हैं फटाफट, फिर हम एंड में आएंगे कि अब यहां से आगे दोनों ही टीमों के लिए गेम प्लान क्या होगा। तो साउथ अफ्रीका टॉस जीतती है, बैटिंग करने का फैसला करती है, और यहां पे आपको दिखाई देता है कुछ बदलाव, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण बदलाव, जिसको हम की चेंजेस कर सकते हैं। कि साउथ अफ्रीका की ओर से अनफॉर्चुनेट उनको बदलाव करना पड़ता है, क्योंकि रिब इंजरी की वजह से कगिसो रबाडा को इस टेस्ट मैच को मिस करना पड़ा। अब फिलहाल अभी जो मौजूदा परिस्थिति साउथ अफ्रीका की है, साउथ अफ्रीका डेफिनेटली यहाँ पे कगिसो रबाडा को बहुत मिस कर रहा है। और कगिसो रबाडा अब पहला टेस्ट मैच आज वो खेल नहीं पाए, प्लेइंग 11 उनका नाम नहीं आया, इसीलिए कॉर्बिन बॉश ने उनकी जगह ली। और भारतीय टीम की ओर से एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग हमें एक चेंज देखने को मिला कि अक्षर पटेल की जगह बनी, जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि बापू की प्लेइंग 11 में जगह बनेगी। देखिए, अक्षर पटेल बहुत ही अंडररेटेड खिलाड़ी हैं, और पिछले कुछ अगर आप 2-3 वर्षों की बात करोगे तो बतौर बल्लेबाज अक्षर पटेल ने जो प्रदर्शन किया है वो बहुत बढ़िया है, काबिल तारीफ। यानी कि अक्षर पटेल की जगह इसीलिए नहीं बन पाती है क्योंकि रविंद्र जडेजा आगे हैं और वॉशिंगटन सुंदर भी अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए हमने देखा है कि अक्षर पटेल का उतना चांस नहीं बनता है। और इसीलिए अक्षर पटेल का नाम आपने देखा था कि जब इंग्लैंड के लिए भारतीय टीम ने इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए जब टूर किया था, वहां पे भी अक्षर पटेल नहीं थे। तो एक स्पेशलिस्ट बैटर की भी वो भूमिका निभा सकते हैं। बट मेन पॉइंट ये है कि अक्षर पटेल जब इन हुए तो साई सुदर्शन को आउट होना पड़ा। और यहां पे सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि नो डाउट वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पे बल्लेबाजी कराना, वॉशी भी उसी शैली के बल्लेबाज है कि वॉशिंगटन सुंदर अक्षर पटेल की बैटिंग को देख के आपको ऐसा लगेगा कि अगर इनको नंबर 8 नंबर 7 के बजाय अगर आप उनको जितना ऊपर प्रमोट अप करोगे, ये बल्लेबाज उतनी लंबी पारी खेल सकते हैं। ये हमने अक्षर पटेल के बल्लेबाजी में भी देखा है, और यही बात हम वॉशिंगटन सुंदर के लिए भी कर सकते हैं। बट हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमने जिस बल्लेबाज को इंग्लैंड टूर में मौका दिया था, साई सुदर्शन, जिन्होंने अभी वेस्ट इंडीज के सामने 87 रनों की पारी खेली थी, इंग्लैंड में उनका आई थिंक आखिरी टेस्ट मैच में एक अच्छा अर्धशतक भी आया था। जस्ट अभी उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत की है, थोड़ा उनको गेम टाइम मिलना बनता है। अब यहां से अगर वॉशिंगटन सुंदर, हम चाहते हैं कि भारतीय बल्लेबाज, चाहे वो वॉशी हो, चाहे वो शुभमन हो, चाहे वो केएल राहुल हो, कोई भी बल्लेबाज हो, वो लंबी पारी खेले, वो शतक बनाए। हम सब भारतीय क्रिकेट प्रेमी हमेशा अपनी टीम का अच्छा ही सोचेंगे, हमारे बल्लेबाज अच्छा ही प्रदर्शन करें, यही हम इंडियन क्रिकेट फैंस चाहेंगे। लेकिन अगर यहां से वॉशी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं और वॉशी अच्छी पारी खेल जाते हैं, तब क्या, देन व्हाट अबाउट, तब क्या आपको आगे वॉशिंगटन सुंदर ही नंबर 3 पे खेलते हुए दिखाई देंगे? और अगर वॉशी ही खेलेंगे तो फिर साई सुदर्शन के साथ तो ये गलत हो गया ना। तो इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे साई सुदर्शन को खिलाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे 4 स्पिनर्स के साथ उतरना इस सरफेस पे, इस ग्राउंड पे, जहां पे स्पिनर्स को एडवांटेज होगा, जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ेगा, ये टेस्ट मैच आगे बढ़ेगा, आपको दिखेगा कि स्पिनर्स इस मैच में आएंगे और अपना शिकंजा कसेंगे।
लेकिन आई थिंक रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव इनफ है। वॉशिंगटन सुंदर को इंक्लूड करना चलिए खैर ठीक है, बट अक्षर पटेल आ गए तो साई सुदर्शन बाहर हो गए। मेरा इन शॉर्ट करने का मतलब यही है कि 3 स्पिनर्स बस हुए, यानी कि चौथे स्पिनर्स को ऐड करना, उससे अच्छा आप एक प्योर बैटर को खिला लेते, ऐसा मेरा मानना है। आपकी क्या राय है, आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। पहले सेशन पे आते हैं फटाक से। अब पहले सत्र में साउथ अफ्रीका बनाती है 105 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अब पहले सेशन को हम थोड़ा सा 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग जहां पे एडन मार्करम और रायन रिकल्टन के बीच में एक अच्छी अर्धशतकी साझेदारी हुई थी, जिसमें मार्करम ने बढ़िया 31 रन बनाए थे, 48 गेंदों का सामना किया था। पहली सिंगल उनको पहला रन तराशने के लिए करीबन उन्होंने 20-25 गेंदें ले ली थी, जहां पे वो सिंगल नहीं निकाल पा रहे थे। चौके से उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की। वहीं पे रायन रिकल्टन पूरी तरीके से मोहम्मद सिराज पे हावी हो चुके थे। एक बेहतरीन पार्टनरशिप हो चुकी थी, जो लगभग अगर आप देखोगे तो अर्धशतक की साझेदारी हो चुकी थी। अगर मैं आपको एग्जैक्टली स्कोर बताऊं तो पार्टनरशिप हो चुकी थी 57 रनों की। फिर वहां से क्या हुआ दोस्तों कि फिर आने वाले 48 रनों पे साउथ अफ्रीका अपने 3 विकेट गंवाता है, और यहीं से हमें एक जसप्रीत बुमराह का शानदार स्पेल देखने को मिलता है। पहले शुरुआती 7 ओवर के स्पेल में जसप्रीत बुमराह 2 साउथ अफ्रीकी ओपनर्स को आउट करते हैं, यानी कि दोनों के दोनों साउथ अफ्रीकी ओपनर्स को आउट करते हैं। रायन रिकल्टन को ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने अपने गेम प्लान में थोड़ा सा बदलाव लाया, उनको रूम ना मिले और उनको स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करे ताकि पैड पे प्रहार हो और एलबीडब्ल्यू के साथ साथ क्लीन बोल्ड के भी चांसेस बने। इसीलिए राउंड द विकेट का एंगल अपना के उन्होंने वहां पे रायन रिकल्टन को पूरी तरीके से बीट किया। रिकल्टन इंटेंट यही, रिकल्टन को यही लग रहा था कि गेंद अंदर की ओर आएगी। सडनली गेंद ने हल्का सा काटा बदला, हल्की सी गेंद, थोड़ी सी सीम जो पोजीशन थी वो बाहर की ओर गई, और उतनी ही काफी थी कि रायन रिकल्टन की पारी समाप्त हो जाए, और वहां पे रिकल्टन क्लीन बोल्ड हुए। अब वहां पे जब रिकल्टन क्लीन बोल्ड हुए, उसके कुछ ही क्षणों बाद जिस साउथ अफ्रीकी बैटर की विकेट की तलाश भारतीय टीम को थी, भारतीय गेंदबाजों को थी, जो कि WDC के फाइनल में शतक लगा के आए थे, वो थे एडन मार्करम। उनका विकेट लेना बहुत ही महत्वपूर्ण था, और उनको एक अच्छी तीखी बाउंसर के साथ वहां पे मार्करम को बुमराह ने आउट किया। बुमराह बहुत ही अच्छी बाउंसर्स लगाते हैं, ऋषभ पंत अच्छे तरीके से कैच को पकड़ते हैं, और दूसरी सफलता वहां पे भारतीय टीम को मिलती है। टेम्बा बाउमा, जो कि वियान मुल्डर आपको पता होगा नंबर 3 पर खेलते हैं, जो अभी 13 शतक उन्होंने जिम्बाब्वे के सामने जड़ा था। अब नंबर 4 पे बाउमा आते हैं। बाउमा बतौर कप्तान आज कुछ कर नहीं पाए। बाउमा अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे बाउमा 3 रनों के स्कोर पे आउट हो जाते हैं, और पहले सत्र में जहां पे एक समय पे ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका ना कम से कम 120 रन बना देगा और विकेट भी शायद ना गिरे, क्योंकि एक अच्छी पार्टनरशिप बन चुकी थी। लेकिन आने वाले यहाँ पे 48 रनों पे साउथ अफ्रीका ने अपने कप्तान टेम्बा बाउमा का विकेट खोया, एडन मार्करम का विकेट खोया, जो सेट थे, और उसके साथ साथ रायन रिकल्टन जो परेशान कर सकते थे, जो शायद आगे जाके और तेज गति से रन बना सकते थे, उनका आउट किया जसप्रीत बुमराह ने। कुलदीप यादव आउट करते हैं बाउमा को लेग स्लिप में, ध्रुव जुरेल कोई गलती नहीं करते, अच्छे तरीके से सेटअप करके बाउमा को आउट करते हैं वहां पे केडी। तो अच्छा सेशन एंड में भारतीय टीम के नाम रहा, क्योंकि शुरुआत तो साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी की थी, लेकिन बुमराह ने जो स्पेल डाला वही डिफरेंस था। और इसीलिए मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि जसप्रीत बुमराह ही टॉप परफॉर्मर थे पहले सेशन में, अगर लंच तक की बात करें तो, जिसमें बुमराह ने 7 ओवरों में 4 मैदान डाले थे, 9 रन खर्च किए और 2 विकेट लिए। उसमें कुलदीप यादव का भी 1 विकेट था। तो पहला सेशन अगर मैं कहूं तो भारतीय टीम पिछड़ रही थी, लेकिन टीम इंडिया ने उस सत्र को अपने नाम किया। अब आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, यानी कि सेशन नंबर 2 पे आते हैं। अब उस पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो चाय का सत्र हुआ तब तक साउथ अफ्रीका ने अपने और 5 विकेट गंवा दिए, यानी कि साउथ अफ्रीका का स्कोर था 154 पर 8, यानी कि जो हाल साउथ अफ्रीका का 72 था वो उससे भी ज्यादा और 72 हो गया, जब मुल्डर और टोनी डेजोर्जी के बीच में एक पार्टनरशिप हो रही थी। जब तक अगर हम कहें, जब तक लंच हो चुका था, तो एग्जैक्ट साउथ अफ्रीका का स्कोर तब 105 पर 3 था। टोनी डेजोर्जी 15 रनों पर खेल रहे थे, मुल्डर 22 रनों पे नाबाद थे। मुल्डर ने अच्छी तरीके से अपनी नजरें जमा ली थी,
लेकिन यह पार्टनरशिप ना धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। अगर मैं आपको यह साझेदारी बताऊं तो यह साझेदारी भी 43 रनों की हो चुकी थी, लेकिन वही कहा जाता है कि कुलदीप फिर से आके अपना कहर दिखाते हैं, यानी कि टेम्बा बाउमा को तो आउट किया ही किया, आगे दूसरे सत्र में वो चलता करते हैं वहां पे वियान मुल्डर को, जो सही तरीके से खेल रहे थे। जब तक सीधे बल्ले के साथ वो खेल रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो भरोसा जता रहे थे अपने आप पर भी कि मैं खेल लूंगा, मैं निकाल लूंगा इस समय को। लेकिन जब उन्होंने थोड़ा सा चौका मारने का, रन बनाने का प्रयास किया, थोड़ी सी बाउंड्री तलाशने का प्रयास किया, जहां पे उन्होंने रिवर्स स्वीप शॉट खेलने का प्रयास किया, वहीं पे फंस गए कुलदीप यादव के सामने वियान मुल्डर, और वहां पे एलबीडब्ल्यू आउट होते हैं मुल्डर। टोनी डिजोर्जी तुरंत ही खुशी छोड़ो बात, अब यहाँ पे आपको 8 दिखाई देगी जसप्रीत बुमराह की। अब आपने डिसमिसल देखा होगा जब रैन रिकल्टन को क्लीन बोल्ड किया था। टोनी डिजोर्जी भी लेफ्ट हैंडर बैटर हैं जो पाकिस्तान में ऑलरेडी शतक लगाकर आ रहे हैं। ये इनफॉर्म बैटर है साउथ अफ्रीका का, और ये ओपन करते हैं, लेकिन नॉर्मली अब ऐसी पोजीशन बन चुकी है बैटिंग लाइनअप की कि उनको मध्य क्रम में खेलना पड़ रहा है। टोनी डिजोर्जी को राउंड द विकेट से जसप्रीत बुमराह क्या गेंद डालते हैं, अंदर की ओर गेंद आती है, पैड पर लगती है, रिव्यू लेते हैं जोर्जी, उनको लगता है हाइट बचा देगी, लेकिन वो नहीं हो पाया। वहां पे आउट होते हैं टोनी डिजोर्जी जो 24 रनों पे आउट होते हैं। दोनों ही बैटर्स ऑलमोस्ट 40 से ज्यादा गेंदें खेल चुके थे, दोनों ही बैटर्स ने लगभग रन बना लिया था, 20 के आंकड़े को उन दोनों ने पार कर लिया था। दैट मीन्स कि वो चाहते थे कि वो और लंबी पारी खेल पाए, लेकिन क्रेडिट गोज टू कुलदीप यादव जो आउट करते हैं मुल्डर को, क्रेडिट गोज टू अगेन जसप्रीत बुमराह जो आउट करते हैं यहाँ पे एक सेट बैटर टोनी डिजोर्जी को। अब यहाँ पे क्या दिखा, जब आपने देखा रायन रिकल्टन के डिसमिसल को आपने देखा होगा, वहां पे गेंद बाहर निकल रही थी, तो वहां पे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था रिकल्टन ने कि गेंद बाहर की ओर निकलेगी, यानी कि गेंद अंदर की ओर ही आएगी, क्योंकि राउंड द विकेट से वो एंगल एक बनता है राइट आर्म फास्ट बॉलर का कि गेंद अंदर की ओर आएगी, और लेफ्ट हैंडर बैटर भी यही सोचता है कि राउंड द विकेट से राइट आर्म पेसर बॉलिंग कर रहा है तो नेचुरली वो मुझे स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करेगा और वो पैड की ओर प्रहार करेगा। लेकिन वो आर्ट है ना, जो कला है जसप्रीत बुमराह ने, जो उनकी सीम पोजीशन है, आप देखते हो नॉर्मली जसप्रीत बुमराह की जो सीम पोजीशन है वो कुछ ऐसी है, यहां से जब गेंद रिलीज होती है और जब टप्पा पड़ती है वहीं से गेंद काटा बदलती है, और तब बल्लेबाज को भी उतना अंदाजा नहीं होता है। और यही है खूबसूरती जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी में कि पूरी तरीके से एक और बार टोनी डिजोर्जी बीट हो गए बुमराह के सामने, और वहां पे तब वो आउट होते हैं। और वहां से फिर अगर आप देखोगे 2 विकेट गिरने के बाद फिर मियां मैजिक का एक शानदार स्पेल देखने को मिलता है। पहला स्पेल जहां पे आई थिंक मैं गलत नहीं रहूंगा, 3 ओवरों में मोहम्मद सिराज ने 25 रन खर्च कर दिए थे। फिर अपने सेकंड स्पेल के बाद वो कहीं ना कहीं रिदम पकड़ रहे थे और उनको तलाश थी कि एक विकेट मिल जाए तो मोहम्मद सिराज एक अलग मोहम्मद सिराज दिखाई देंगे। काइली वेरेन विकेट कीपर बैटर साउथ अफ्रीका के, उनको आउट करते हैं वो एलबीडब्ल्यू। फिर कुछ ही क्षणों बाद वो मार्को यानसन को भी आउट कर देते हैं, यानी कि जैसे ही वेरेन का विकेट उनको मिलता है बहुत अच्छी गेंद अंदर की ओर आती है, और क्या आज दिखाई दिया कि गेंद थोड़ी सी रिवर्स स्विंग हो रही थी, जिसका फायदा मोहम्मद सिराज को हुआ जब उन्होंने वेरेन को आउट किया। फिर मार्को यानसन को क्लीन बोल्ड करते हैं, अंदर की ओर वापस गेंद आती है, इन सीम जो अंदर की ओर काटा बदल के आप उसको ऑफ कटर भी कर सकते हो, जो अंदर की ओर गेंद आ रही थी वहां पे मार्को यानसन आउट होते हैं, और 7 विकेट साउथ अफ्रीका का दूसरे सत्र के समाप्ति होने तक ही 7 विकेट साउथ अफ्रीका अपने गंवा देती है। अंत में कॉर्बिन बॉश शिकार बनते हैं वहां पे अक्षर पटेल का, बापू को विकेट मिल जाती है, और चाय का सत्र होने तक साउथ अफ्रीका अपने 8 विकेट गंवा देता है। यानी कि पूरी तरीके से एक समय पे दक्षिण अफ्रीका का हाल कुछ ऐसा था कि दक्षिण अफ्रीका ने स्कोर बोर्ड पे लगा दिए थे 57 रन, लेकिन उसके बाद 57 से 154 पर 8, और उसी दरमियान साउथ अफ्रीका अपने 8 विकेट गंवा देता है 107 रनों के भीतर। और वहीं पे दोस्तों क्रेडिट जाता है भारतीय गेंदबाजों को कि इस सत्र में 49 रन से साउथ अफ्रीका बनाता है और अपने 5 विकेट गंवा देता है। यानी कि रनों पे एक बढ़िया तरीके से लगाम लगा देते हैं भारतीय गेंदबाज, और रन भी आसानी से बनाने नहीं दिया, उसके साथ साथ एक प्रेशर क्रिएट करके रखा, और बहुत बढ़िया गेंदबाजी अगेन जसप्रीत बुमराह ने की, मोहम्मद सिराज ने की, और कुलदीप यादव ने की। कुलदीप यादव ने भी की, जड्डू ने भी जितना गेंदबाजी किया उन्होंने भी अच्छी कसी हुई गेंदबाजी की। ओवरऑल भारतीय बॉलर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया, खास करके मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने। बुमराह के खाते में 3 विकेट तब तक रहते हैं
सिराज 2 विकेट ले लेते हैं, कुलदीप यादव भी 2 विकेट ले लेते हैं और अक्षर पटेल के खाते में 1 विकेट रहता है। अब आते हैं दोस्तों आखिरी सत्र में। अब 2 विकेट और साउथ अफ्रीका के गिर जाते हैं, यानी कि साउथ अफ्रीका 159 रनों के स्कोर पे ऑल आउट हो जाता है। आखिरी के दोनों विकेट्स कौन लेता है? लेते हैं जसप्रीत बुमराह, क्योंकि क्रिस्टन स्टब्स नाबाद रहते हैं, 15 गेंदों का सामना करते हैं, 15 रन बनाते हैं, क्षमा चाहूंगा, 74 गेंदों का सामना करते हैं। और अगर मैं कहूं कि इंग्लैंड के लिए जो रूट, जो भारत में आके स्पिन को अच्छा खेल सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया का नाम लोगे, याद करोगे तो आपको स्टीवन स्मिथ दिखेंगे जो स्पिन को बहुत बढ़िया खेलते हैं। न्यूजीलैंड को अगर आप याद करोगे तो आप कह सकते हो कि हाँ, केन विलियमसन के अंदर वो आर्ट है। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका को भी याद करोगे तो आप कह सकते हो दावे के साथ कि हाँ, इस बल्लेबाज के अंदर वो आर्ट है, वो कला है कि वो स्पिन को अच्छे तरीके से खेल सकता है, डिफेंस कर सकता है और काउंटर अटैक करके रन भी बना सकता है। वो हमें आईपीएल में दिखा है। दैट्स व्हाई दिल्ली कैपिटल्स ने उनको रिटेन करके रखा है, अभी भी डीसी की टीम का पार्ट है क्रिस्टन स्टब्स, इसीलिए क्योंकि ये बंदा स्पिन को बहुत बढ़िया तरीके से खेलता है। नाबाद रहते हैं एक छोर पे, लेकिन जसप्रीत बुमराह का शिकार बनते हैं वहां पे सीमन हार्मर वहां पे आउट होते हैं बुमराह के सामने, क्लीन बोल्ड कर देते हैं, गेंद नीचे रहती है, उछाल उतना मिलता नहीं उस गेंद को, और जसप्रीत बुमराह को चौथी विकेट मिलती है। अंत में जाते जाते वो केशव महाराज को एलबीडब्ल्यू आउट करते हैं और उसी के साथ साथ अपने अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेटिंग करियर का जसप्रीत बुमराह 16वां फाइफर ले लेते हैं। और बुमराह का स्पेल देखिए, 14 ओवर 5 मेडल, महज 27 रन, महज सिर्फ 27 रन देकर एक छोर से ऐसा प्रेशर क्रिएट करके रखना कि बल्लेबाज उनके सामने आसानी से रन भी नहीं बना पा रहे थे, जिसका फायदा मोहम्मद सिराज को हुआ, जिसका फायदा कुलदीप यादव को हुआ, बाकी सारे भारतीय गेंदबाजों को हुआ, जो बुमराह ने एक छोर से प्रेशर क्रिएट किया। क्रेडिट जाता है कुलदीप को भी, सिराज को भी, कि उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की और वो आसानी से दूसरे एंड से रन बनाने भी नहीं दिया, क्योंकि बुमराह ने तो प्रेशर क्रिएट किया था, लेकिन उसके साथ साथ साउथ अफ्रीकी बैटर्स दूसरे एंड से रन भी नहीं बना पा रहे थे। बुमराह ने स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी की, लूज गेंदें बहुत कम आज दिखाई दी बुमराह के स्पेल में, शानदार स्पेल में, बहुत बढ़िया कंट्रोल के साथ, अच्छी एक्यूरेसी के साथ गेंदबाजी की, अच्छे लेंथ को पकड़ के गेंदबाजी की, पता था कि किस लेंथ पे गेंदबाजी करनी है, क्या करना है, अच्छे तरीके से जस्सी को अंदाजा था। और ये क्या शानदार स्पेल डाला, जहां पे बहुत अच्छी गेंदबाजी, एक अच्छा लाइन लेंथ पकड़ के गेंदबाजी करना, लूज गेंदें भी नहीं दी। वही तो मैं कह राउंड्स में एडन मार्करम को आउट करना, रायन रिकल्टन को आउट करना, और शतकवीर जिसने पाकिस्तान में शतक लगाया था, टॉनी डे जॉर्जी को आउट करना, यानी कि 3 प्रमुख बड़ी विकेट्स यहाँ पे जसप्रीत बुमराह ने ली, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गया 159 के स्कोर पे। और जसप्रीत बुमराह ने बहुत शानदार गेंदबाजी की। बुमराह 5 विकेट लेते हैं, सिराज 2 विकेट लेते हैं, कुलदीप यादव भी 14 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट, और वहां पे अगर आप देखोगे तो अक्षर पटेल के खाते में 1 विकेट। तो ऐसा रहा भारतीय गेंदबाजों का बॉलिंग कार्ड। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, यानी कि पहले दिन के खेल की समाप्ति होने तक टीम इंडिया का 1 विकेट गिर गया, जो कि जैसे जायसवाल 3 अच्छे चौके उन्होंने लगा दिए थे, लेकिन एक और चौका, एक और कट शॉट खेलने के प्रयास में मार्को यानसन का शिकार बनते हैं, जायसवाल आउट होते हैं। वहां पे अगर आप देखोगे 12 रनों के स्कोर पे, लेकिन केएल राहुल 59 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 13 रनों पे नाबाद है। वॉशिंगटन सुंदर जो नंबर 3 पर बैटिंग करने आए, और उन्होंने भी अभी तक बहुत बढ़िया तरीके से अपना काम किया है, बढ़िया तरीके से अपना जॉब निभाया है। 38 गेंदों का सामना किया है, 6 रनों पे वो भी नाबाद है। टीम इंडिया ने 37 रन बना दिए हैं। अभी भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के स्कोर से 122 रन और पीछे है। अब यहां से बहुत बढ़िया तरीके से अब भारतीय टीम के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस मुकाबले को अब इनिंग से जीता जाए। और खास बात क्या दिखाई दी केएल और वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी में, कि दोनों ने ना डटकर बल्लेबाजी की, अपने विकेट को गंवाने नहीं दिया, यानी कि कोई जोखिम भरे शॉट्स खेलने की आवश्यकता ही नहीं थी। पता था कि आखिरी सत्र आ चुका है, कुछ ही घंटों का खेल बचा है, हमें यहाँ पे अपना विकेट थ्रो डाउन नहीं करना। स्पेशली मार्को यानसन को जिस अंदाज से केएल राहुल ने खेला, कुछ बार तो बीट भी हुए, बट ओवरऑल केएल राहुल की डिफेंसिव टेक्निक बहुत ही पुख्ता, बहुत ही सॉलिड, बहुत बढ़िया होती जा रही है। और कहीं ना कहीं वॉशिंगटन सुंदर भी ना सबको प्रभावित करते जा रहे हैं। जो मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा कि वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा की बैटिंग को अगर आप देखोगे तो आपको यही बार बार कहोगे कि यार ये नंबर 7 नंबर 8 के बल्लेबाज नहीं, इनको ऊपर प्रमोट किया जाए। और अगर किसी दूसरे कंट्री के लिए खेलते हैं ना, तो डेफिनेटली मैं आगे आपको कह सकता हूँ कि ये कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में अपनी जगह बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे बढ़िया उच्च क्वालिटी के ये ऑलराउंडर्स हैं जो प्योर बैटर के भूमिका में भी अपने आप को ढाल सकते हैं, यानी कि एज ए प्रॉपर बैटर के रूप में भी ये खेल सकते हैं, किसी भी टेस्ट नेशन की प्लेइंग 11 में जगह बना सकते हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से केएल राहुल ने बहुत बढ़िया खेला, स्पेशली में उनके
डिफेंसिव टेक्निक का ना दीवाना होते जा रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आखिरी 2 पॉइंट्स कि साउथ अफ्रीका के लिए अब गेम प्लान क्या होगा दोस्तों। अब यहाँ से टीम इंडिया 122 रन और पीछे है, लेकिन साउथ अफ्रीका को यहाँ पे सबसे पहला उनके सामने उनको एक गेम प्लान क्या रखना चाहिए, छोटा छोटा एक गेम प्लान सेट करना चाहिए कि कैसे पहले प्रेशर में मार्को यानसन, उसके साथ साथ केशव महाराज पे निगाहें होंगी कि मार्को यानसन, केशव महाराज या फिर कॉर्बिन बॉश या फिर वियान मुल्डर, एक दो एंड से दोनों प्रॉपर विकेट टेकर्स को शुरुआत दिलाकर पहले सेशन में क्विक ब्रेक थ्रू यानी कि 2-3 विकेटें झटकी जाए ताकि टीम इंडिया पे वो प्रेशर आए। भले अभी भी टीम इंडिया इस मैच में बहुत आगे है, मजबूत स्थिति में है भारतीय टीम, लेकिन एक प्रेशर कैसे बन सकता है एक सेशन को अगर हम एनालाइज करें कि वहां पे अगर 2-3 विकेटें जल्द से जल्द मिल जाए साउथ अफ्रीका को, तो आपको दिख सकता है कि भारतीय टीम 100 रन पीछे है और टीम इंडिया के 4 विकेट गिर चुके हैं। अब यहां से कुछ भी हो सकता है और यही खूबसूरती है टेस्ट क्रिकेट की। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि एक छोर से मार्को यानसन को कल शुरुआत करनी चाहिए। शुरू में हेल्प मिलेगा, शुरुआती 1 घंटा बहुत टफ होने वाला है मेरे हिसाब से, जहां पे विकेट गिरने के आसार ज्यादा हो सकते हैं। और दूसरे एंड से मेरा मानना है कुछ ओवर्स आप मुल्डर नहीं तो कॉर्बिन बॉश को दीजिए और स्पिन को लाइए तुरंत, सीमन हार्मर नहीं तो वहां पे आप ला सकते हो केशव महाराज को, और आपके विकेट टेकर्स केशव महाराज और यहाँ पे होंगे मार्को यानसन, तो उन पे ही निगाहें होंगी क्योंकि केशव महाराज ने अभी तक अगर हम उनका स्पेल देखें, बाय द वे उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की है। अगर भारतीय टीम की बात करें, जो मैंने बताया कि राहुल और वॉशी नाबाद हैं, तो केशव महाराज ने अभी तक अपने 5 ओवर के स्पेल में महज 8 रन खर्च किए हैं। वही मैं कहूंगा मोल्डर ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, मार्को यानसन ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, तो अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ पे बउमा के पास। बट ऑल डिपेंड्स कि पहला सेशन साउथ अफ्रीका कैसे करके अपने नाम करता है। अगर पहले सेशन में ही साउथ अफ्रीका पिछड़ गया तो फिर यहां से बहुत मुश्किल हो जाएगा, साउथ अफ्रीका के लिए आने वाली राह बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि साउथ अफ्रीका के सामने गेम प्लान यही होगा कि अगर पहले सेशन में 3-4 विकेट साउथ अफ्रीका झटकने में कामयाब हो गया तो दे कैन ऑल आउट टीम इंडिया अंडर 200। सो तब टीम इंडिया को वो 200 रनों के भीतर ऑल आउट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले सेशन में 3-4 विकेट जल्द से जल्द झटक कर पहले सत्र को साउथ अफ्रीका को अपने नाम करना होगा, तब साउथ अफ्रीका आगे के बारे में सोच सकता है। टीम इंडिया के लिए बिल्कुल सिंपल एक टास्क है, पहला सेशन, पहला सत्र दूसरे दिन का केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर को आसानी से निकालना है, धीरे धीरे खेलना है, कोई घाई नहीं है क्योंकि और 4 दिन का टेस्ट मैच बचा हुआ है। टीम इंडिया का गेम प्लान यहां से क्या होगा कि हमारे भारतीय बल्लेबाजों को हमें दोबारा बैटिंग करने को नहीं बुलाना है, साउथ अफ्रीका को इनवाइट करना है और उनको पारी से हराना है। लेकिन उसके लिए टीम इंडिया को बहुत सारे रन बनाने होंगे। ढेर सारे रन बनाने के लिए टीम इंडिया को पूरे दिन बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि अभी भी यहां से फिर कौन आएंगे, शुभमन गिल, फिर नंबर 5 पे ऋषभ पंत, कप्तान उप कप्तान को आना है, फिर रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, डेप्थ है भारतीय टीम की बल्लेबाजी में। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको ग्रैब करना चाहिए टीम इंडिया को। एटलीस्ट यहां से मेरा ऐसा मानना है कि 200-300 रनों की बढ़त बना लेनी चाहिए। दूसरे दिन के खेल की समाप्ति होने तक मैं चाहता हूं कि टीम इंडिया एटलीस्ट 225-230 रनों की लीड बना ले। आपकी क्या राय है, आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा ऐसा मानना है कि टीम इंडिया को कल लीड मिल जाएगी, बट कहीं ना कहीं टीम इंडिया के भी विकेट्स गिरेंगे। एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया कल पूरे दिन बल्लेबाजी करने में कामयाब हो जाएगी, बट टीम इंडिया के भी ना 4-5 विकेट कल गिरने के चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल मेरा यह भी मानना है कि टीम इंडिया कम से कम 200 रनों की लीड कल तक बना ही लेगा। आपको क्या लगता है, आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। पहले दिन के खेल के ऊपर मैंने बात की। ओवरऑल अगर पहले दिन को अगर हम देखें तो टॉप परफॉर्मर की बात करें तो आपको पता ही है टॉप परफॉर्मर आज के पहले दिन के कौन कौन थे। जसप्रीत बुमराह, ओवरऑल जसप्रीत बुमराह ही थे, उन्होंने बहुत शानदार स्पेल डाला। और अगर टीम इंडिया इस टेस्ट मैच को जीतता है तो मैन ऑफ द मैच भी क्या जसप्रीत बुमराह ही बनेंगे। कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। साउथ अफ्रीका का गेम प्लान क्या होगा मैंने वो भी बताया। टीम इंडिया के लिए एज सिंपल एज कि केएल राहुल खेलते जाएं, शतक लगा दें। वॉशिंगटन सुंदर के लिए भी हम वही कहेंगे कि यही 2 बल्लेबाज इस साझेदारी को थोड़ा और लंबा करके लेके जाएं, क्योंकि जायसवाल आउट हो गए। थोड़ा सा शॉट जो खेले थे वो थोड़ा सा रिस्की शॉट था, बट उनका खेलने का रवैया भी तो वही है ना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो जो बहुत बड़ा बन गया आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिन्हें क्रिकेट में बहुत ही रुचि है, जिन्हें क्रिकेट में बहुत ही इंटरेस्ट है। और प्लीज
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सब्सक्राइब के बटन पे अभी तुरंत जाकर क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी को भी, बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं कल दूसरे दिन के खेल पे वीडियो अगला लाऊं आपके लिए तो तुरंत आपको फटाक से पता चल जाए। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।